हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर अरविंद सावरनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का वर्कशीट 2। पर वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एक कॉन्सेप्ट में जिसका नाम हम बोल सकते हैं इनवर्स वेरिएशन। और इसके पहले वर्कशीट 1 का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर है, जिसका की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो यूजफुल है उन बच्चों के लिए जो डीएवी पब्लिकेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इनवर्स वेरिएशन है क्या? सपोज कीजिए यहाँ पे एक वॉल है जिसको एक वर्कर बिल्ड करता है और जब वो अकेले बिल्ड करता है तो उसको 20 डेज का टाइम लग जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक की जगह 2 वर्कर काम करते हैं तो हो सकता है उसको बिल्ड करने में उसको 10 डेज का टाइम लग जाए, और अगर 4 वर्कर्स उसी काम को करें तो हो सकता है वो चीज या वो वॉल 5 डेज में बिल्ड हो जाए, 5 डेज में कंप्लीट हो जाए। यहां पे एक जरूरी पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रहे हो, यहां पे नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, और वैसे ही अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज करोगे, यहां पे नंबर ऑफ वर्क डेज अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये जो रिलेशन है नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज के बीच में, तो ये जो रिलेशन है इसी को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो अगर आप एक क्वांटिटी को x यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स को x और नंबर ऑफ डेज को y ले लोगे तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट जो होता है x इंटू वाई इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, जिससे कि हमको इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला मिल जाता है और वो फॉर्मूला है x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी सिचुएशन में आप इनवर्स वेरिएशन कब बोलोगे दो क्वांटिटीज को, जब उनका प्रोडक्ट हर सिचुएशन में कांस्टेंट हो। ओके, ऑल्सो जब वन क्वांटिटी को आप इंक्रीज करो तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप डिक्रीज हो जाती है। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। आइए इस रिलेटेड क्वेश्चन वर्कशीट 2 के कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इन फॉलोइंग टेबल्स A and B vary inversely, so fill the missing value। मैंने आपको बताया था इनवर्स वेरिएशन में फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ओके, सो नाउ यहां पे हम देखते हैं 7 इंटू 8, सो 7 इंटू 8 विल बी इक्वल टू, अब यहां पे हम देख लो कि मिसिंग वैल्यू है यहां पे और ये x वाले जगह पे सेकंड पोजीशन में आ रहा है, तो हम इसको लेते हैं x2 इंटू 4। सो x2 विल बी 78, सॉरी 7 8 जा 56/4। सो x2 विल बी इक्वल टू 14, तो यहां मिसिंग प्लेस में आ जाएगा आपका 14। वैसे ही 28 मिसिंग है यहाँ पे, तो हम फिर से वही करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 इंटू 8, या इसका भी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और 28 इंटू ये थर्ड पोजीशन में आ रहा है तो इसको हम ले लेते हैं y3। तो ये हो जाएगा y3 इज इक्वल टू 7 इंटू 8/28, 7 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो y3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2। तो ये मिसिंग वैल्यू आपको ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेनी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर भी कुछ मिसिंग वैल्यू है, फॉर्मूला वही लगेगा इनवर्स वेरिएशन का x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू y2। ओके, सो y2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो 25 से होता है तो 50, तो y2 की वैल्यू हो गई 5, तो यहां मिसिंग प्लेस में आ जाएगा 5। सिमिलरली हम यहां पर देखेंगे थर्ड पोजीशन में यहाँ पे कुछ मिसिंग है,
और फॉर्मूला वही लगेगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 8। तो क्योंकि ये थर्ड पोजीशन में है तो हम इसको नाम देते हैं 0.5। ओके, तो हम इसको नाम देते हैं 0.5 इंटू y3। तो y3 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 8 बाई 0.5। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 5 1 जा 5 5 जा, सो y3 जा 5 8 जा 40। तो यहाँ पर मिसिंग प्लेस में आ जाएगा 40। चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम, क्योंकि ये पहले ही हमको ये बोला गया है कि जो क्वेश्चन है ये इनवर्स वेरिएशन में है। सो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो आप बोल सकते हो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू x2 इंटू 15। तो यहाँ पे x2 आ जाएगा 10 इंटू 6 बाई 15। 3 2 जा 3 5 जा 5 2 जा, सो x2 की वैल्यू हो गई 2 2 जा, यहाँ पे आ जाएगी 4। ऑल्सो हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड वैल्यू मिसिंग है y की जगह पे। तो अगेन प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू y3। तो y3 की वैल्यू हो जाएगी 10 बाई 12, 6 1 जा 2 जा 2 5 जा, तो y3 की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो 5। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन। When 10 students work on it, it gets finished in 3 days. How many students are required so that the work finishes in 2 days? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रोजेक्ट में बनने वाले डेज कम होने लगते हैं। मतलब अगर आप नंबर ऑफ एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इनके बीच कौन सा रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जिसको इस कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेट में बनाएंगे हम। ओके, तो यहां पे हम यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम ले लेते हैं x, और नंबर ऑफ डेज जो कंप्लीट होने में लगने वाले हैं इसको हम ले लेते हैं y। तो आप देखो दो कंडीशन है। ओके, तो अगर यहां पर when 10 student work on it, it gets finished in 3 days. ओके, 10 स्टूडेंट मिलकर 3 डेज में हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हाउ मेनी स्टूडेंट हमको पता नहीं है, वहां पे x ले लेते हैं so that the work finishes in 2 days. So now in inverse variation you know that x1 y1 is equal to x2 into y2. So in this case 10 into 3 will be equal to x into 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। x is equal to 10 into 3 by 2, so 2 से ये हो जाएगा कैंसल आउट और 5 3 जा 15। सो हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो देयर आर 15, सो वी नीड 15 स्टूडेंट टू फिनिश द वर्क इन 2 days. ओके, होप सो यू अंडरस्टूड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, running at an average speed of 40 km/h, a bus completes a journey in 1/2 hours. How much time the return journey take if the speed is increased to 45 km/h? अगेन हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम ले लेते हैं एक तरफ x के प्लेस पे हम ले लेते हैं रनिंग ऑफ एट एन एवरेज स्पीड, एक हम ले लेते हैं स्पीड और इसको हम ले लेते हैं दैट इज km/h, इसकी यूनिट है, और इसको हम ले लेते हैं x, और वैसे ही लगने वाला टाइम, कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम जर्नी को हम ले लेते हैं और ये r में है। ओके, इसको हम ले लेते हैं y। ओके, सो यहाँ पर आप देखो 40 km/h की स्पीड से ट्रैवल करने पे उसको टाइम लगता है 1/2 hour, it means 9/2 hours. और how much time the return journey take if speed is increased to 45? तो अगर ये 40 की जगह स्पीड 45 हो गया तो हमको पता करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो जो अननोन है उसकी जगह पे हम, जैसे y वाले प्लेस में अननोन है तो यहाँ पर हम अननोन प्लेस की जगह पे वेरिएबल y रख देते हैं। ओके,
अब यहाँ पे स्पीड तो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, पर कौन सी चीज कांस्टेंट है यहाँ पे? डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि जाने में उसको जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वापस आने में भी उसको उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और जैसे जैसे आप स्पीड को इंक्रीज करोगे, जर्नी में लगने वाला टाइम कम होता जाएगा। ओके, इफ यू इंक्रीज द स्पीड, द टाइम विल डिक्रीज। सिमिलरली, इफ यू इंक्रीज द टाइम, द स्पीड will obviously decrease. Now in this condition, ये जो दोनों क्वांटिटी है ये इनवर्स वेरिएशन में है, और मैंने आपको इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला बताया है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो यहां पर क्या होगा, हम सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सो 40 इंटू 9/2 इज इक्वल टू 45 इंटू y। सो यहां पर ये कैंसल आउट हो रहा है 2 से 20 टाइम्स, तो y हो जाएगा 20 into 9/45. So 9 ones are 9 fives are 5 ones are 5 fours are, that is equal to 4. So it will take 4 hours to complete the journey if its speed increases to 45 kilometers. So 4 hours is the answer. Okay, now let's move to the next question. Disha cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? You can see that if she increases the speed, it will take a less time to reach the school. मतलब फिर से यहाँ पर एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज हो रही है, और एक क्वांटिटी डिक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इनके बीच में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर दिशा साइकिल करती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको लगते हैं 20 मिनट्स पहुंचने में। अब यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो मिनट्स में है, सो 20 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में बाई डिवाइडिंग दिस 60। सो 1 जा 3 जा, सो यू कैन से शी टेक्स 1/3 आवर्स टू रीच। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, हम एक बना लेते हैं बॉक्स, और इस बॉक्स में हम x और y एक्सेस लेंगे। जैसे स्पीड ले लेते हैं यहाँ पे हम x जो कि किलोमीटर पर आवर में होगा, और लगने वाला टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पर y जो कि आवर्स में होगा। सो अगर दिशा साइकिल करती है 12 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लगने वाला टाइम है 1/3 आवर्स, और अगर उसको 15 मिनट्स में पहुंचना है, तो अगर हम 15 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा 15/60 विच इज 1 जा एंड 4 जा। 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 आवर्स। तो अगर उसको 1/4 आवर में जर्नी कंप्लीट करनी है, व्हाट शुड बी हर स्पीड? सो जो अननोन क्वांटिटी है वहां पे हम x पुट कर देते हैं, बिकॉज ये x वाली लाइन में अननोन है। अगेन यू नो दैट फॉर इनवर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 1/3 इज इक्वल टू x इंटू 1/4। 3 1 जा 3 4 जा, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 इंटू 4 विच मीन्स इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। सो इफ शी वॉन्ट्स टू कंप्लीट द जर्नी इन 15 मिनट्स, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? उसकी स्पीड होनी चाहिए 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, now let's move to the next question. Question number 5. If 15 men can repair a road in 24 days, how long it will take 9 men to repair the road? It is very easy. So we again make this format. We again make this box format, और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मैन यहाँ पर इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे यहाँ पर लगने वाला जो टाइम है वो कम होता जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ मैन आई एम टेकिंग ऑन द x फॉर आई एम टेकिंग x फॉर मैन, एंड नंबर ऑफ डेज फॉर दैट आई एम टेकिंग वेरिएबल y. सो इट इज क्लियर दैट क्वेश्चन के हिसाब से अगर 24 मैन मिलकर उस काम को, उस रोड को रिपेयर करते हैं, तो वो
हो जाएगा, सॉरी 15 मैन मिलकर अगर उसको रिपेयर करते हैं तो हो जाएगा 24 डेज में रिपेयर। तो हमको देखना है कि अगर 9 मैन मिलकर के काम करें तो उसको बनने में कितना, रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है, और इनवर्स वेरिएशन के रिलेशन के लिए वी ऑलवेज राइट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 इंटू 24 बाई 9। सो 3 3 जा 8 जा 3 1 जा 3 5 जा 8 5 जा 40 डेज। तो अगर यहाँ पर रोड को रिपेयर करने के लिए 9 मैन वर्क करते हैं तो ये रोड 40 डेज में रिपेयर हो जाएगी। ओके, होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 30 goats can graze a field in 15 days, how many goats will graze the same field in 10 days? Okay. इसके लिए हम फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर x और y की क्वांटिटीज लिखूंगा। जैसे हम नंबर ऑफ गोट्स के लिए x और नंबर ऑफ डेज के लिए y ले लेते हैं। ओके, सो इस केस में आप इसको समझते जाना कि अगर 30 गोट्स उस फील्ड को ग्रेज करते हैं तो उनको लगते हैं 15 डेज। तो हाउ मेनी गोट्स विल ग्रेज, सो जहाँ पे अननोन क्वांटिटी है नंबर ऑफ गोट्स, उसके प्लेस में मैं लिख रहा हूँ x एंड विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। तो 10 डेज में अगर उसको ग्रेज करना हो कितने गोट्स की जरूरत होगी। आप देख सकते हो कि जितने ज्यादा गोट्स होंगे उतनी जल्दी वो उस फील्ड को ग्रेज कर लेंगे, यानी कि टाइम कम लगेगा, डेज कम लगेंगे। नंबर ऑफ गोट्स इंक्रीज करने से नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। अगेन यहाँ पर दोनों चीजें इनवर्स वेरिएशन में हैं, और इनवर्स वेरिएशन के लिए नाउ यू नो x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। सो 30 इंटू 15 इज इक्वल टू x इंटू 10। सो x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 30 इंटू 15 बाई 10। सो 15 3 जा 45। सो अगर सेम फील्ड को 10 डेज में ग्रेज कर लेते होंगे तो वहां पे 45 गोट्स होंगे। 45 goats can graze the same field in 10 days. Okay, now let's come to the question number 7. So the next question is, a contractor with a workforce of 420 men can complete a work of construction of building in 9 months. Due to request by owner, he has asked to complete the job in 7 months. How extra men he must employ to complete the job? ओके, अगेन यहाँ पर आप देखो जितने ज़्यादा वर्कर्स या जितने ज़्यादा मैन जॉब में असाइन किए जाएंगे उतनी जल्दी वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। अगेन यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है। हम यहाँ पर भी वही मेथड यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मैन के लिए वेरिएबल ले लेते हैं x, और नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं y। ओके, सो 420 men कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन इन 9 months। तो हमको ये बताना है कि अगर उसको कंप्लीट करना हो 7 months में तो कितने मैन की जरूरत होगी, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। अगेन ये जो अननोन क्वांटिटी है वहां पर हम x यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला लगा लेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पर हो जाएगा 420 इंटू 9 इज इक्वल टू x इंटू 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, 7 6 जा। सो 540 men are required to complete this job in 7 months। पर यहां पर हमारे से क्वेश्चन ये पूछा गया हाउ एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड। सो द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन, तो हमको क्या करना है 540 में से माइनस कर देना है 420 को जो हमारे पास पहले थे।
ओके, सो 120 एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड, पहले के मुकाबले 120 एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. ओके, now let's move to the question number 8. Uday can finish a book in 25 days if he reads 18 pages every day. If he reads 18 pages every day, how many days will he take to finish it if he read 15 pages every day? Okay. तो यहां पर हम देखते हैं, मैं सीधा सीधा नंबर ऑफ पेजेस के लिए x और नंबर ऑफ डेज के लिए y ले लेता हूं. तो अगर एक दिन में वो 18 पेजेस रीड करता है, इफ ही रीड्स 18 पेजेस इन वन डे, तो उस बुक को पूरा रीड करने में उसको 25 डेज का टाइम लगता है. और अगर 15 पेजेस पर डे वो रीड करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको बताना है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस उधर रीड करेगा एक दिन में, उतने कम डेज में ये बुक खत्म हो जाएगी. इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज के बीच में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है, जिसका मतलब है x1y1 इज इक्वल टू x2y2. सो हम लिख सकते हैं 18 इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू वाई. तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 18 इंटू 25 और नीचे आ गया 15. 3 5 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 6 5 जा 30. So he will take 30 days to complete that book, और उस बुक को रीड करने में उसको 30 डेज का टाइम लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. अ शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग रुपीज 125. हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 25 ऑन ईच बुक. तो अभी आप देख सकते हो कि एक बुक की कॉस्ट फर्स्ट 125 रुपीज है. ओके, सो इस केस में ही कैन बाय 40 बुक्स. अब अगर उसको 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है हर बुक में, इसका मतलब उसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, बुक का न्यू प्राइस हो जाएगा 125 माइनस डिस्काउंट आप माइनस कर दोगे, अब बुक हो जाएगी 100 रुपीज की. सो यहां पर आपको ये बताना है कि हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय. नाउ अगेन वी मेक अ बॉक्स. एंड इन दिस बॉक्स अगेन हम ले लेते हैं x में हम ले लेते हैं x वेरिएबल में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ और कॉस्ट ऑफ ईच बुक. वी टेक कॉस्ट ऑफ ईच बुक. 125 इज द कॉस्ट ऑफ ईच बुक. ही कैन बाय 40 बुक्स. और आप देखो नया प्राइस क्या है, अगर 100 रुपीज इज द प्राइस ऑफ ईच बुक, हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय. तो जहां पर अननोन क्वांटिटी वहां पर y लिख सकते हैं. और आप देख सकते हो जितनी कम प्राइस होगी एक बुक की, उतने ज्यादा बुक्स ही कैन बाय. इसका मतलब कि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है. सो x1y1 इज इक्वल टू x2y2. सो हम लिख सकते हैं 125 इंटू 40 इज इक्वल टू 100 इंटू वाई. तो y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 125 इंटू 40 बाई 100. सो 10 टू 5 टू जा 5 से 25 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50. सो क्योंकि अब यहाँ पर 25 रुपीज का डिस्काउंट हो चुका है हर एक बुक पे, सो नाउ ही कैन बाय 50 बुक्स. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. 6 pumps वर्किंग टुगेदर empty a tank in 28 minutes. How long will it take to empty the tank if 4 such pumps are working together? तो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि जितने ज्यादा यहाँ पर पंप वर्क करेंगे उतना ही फास्ट, यानी कि उतने ही कम टाइम में यहाँ पर जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा. सो वी कैन से दैट द रिलेशन इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन. और इनवर्स वेरिएशन में हम लिखते हैं x1y1 इज इक्वल टू x2y2. अगेन हम यहाँ पर बनाते हैं एक बॉक्स और x वेरिएबल में हम ले लेते हैं
नंबर ऑफ पंप्स, और वाई वेरिएबल में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मिनट्स जो कि उसको एम्प्टी करने में लगेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे 6 पंप एक साथ वर्क करते हैं तो उनको 28 मिनट्स का टाइम लगता है, और अगर 4 पंप एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको कितने मिनट्स का टाइम लगेगा। अननोन क्वांटिटी में फिर से y रख दिया। सो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। सो y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6 इंटू 28/4, 1 जा 7 जा, सो y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 42। सो अगर यहाँ पर 4 पंप एक साथ मिलकर के इसको एम्प्टी करते हैं तो इसको लगेगा 42 मिनट्स का टाइम। Okay, now let's solve the question number 11. A train moving at a speed of 75 km per hour covers a certain distance in 4.8 hours. What should be the speed of train to cover the same distance in 3 hours? The more you increase the speed of train, the more the time will be decreased. So if you want to decrease the time, you have to increase the speed, and if you want to increase the time, you have to decrease the speed. Again यहाँ पर दोनों ही रिलेशन इनवर्स वेरिएशन में है। सॉल्व करते हैं इसको। Again we make a box kind of structure, और स्पीड के लिए हम लेते हैं x, और लगने वाले टाइम के लिए हम ले लेते हैं y. सो इफ इट इज मूविंग 75 किलोमीटर पर आवर, उसको लगते हैं 4.8 आवर्स। अगर उसको 3 आवर्स में जर्नी कंप्लीट करनी है तो कितने स्पीड क्या होनी चाहिए? तो जो अननोन है वहां पर हम ले लेते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो 75 इंटू 4.8 इज इक्वल टू हो गया x इंटू 3। तो यहाँ पर अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये हो गया 25 टाइम्स में, और 25 इंटू 0.4.8 कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 इंटू 4.8 हो जाएगा 120। सो ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर इफ इट वांट्स टू रीच इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन और जिसको हम पढ़ सकते हैं। गैरिसन ऑफ 120 men has a provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men join them. How many days can they sustain on the remaining provision? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक गैरिसन के पास 30 डेज का प्रोविजन है अगर वहां पर 120 मैन है। 5 डेज के बाद वहां पर 5 लोग और आ जाते हैं तो नए जो नंबर ऑफ पीपल है वो जाएगा 120 प्लस 5 125, राइट। तो हमको ये बताना है हाउ मेनी डेज कैन सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। सो अगेन वी मेक अ बॉक्स, और यहां पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मैन के लिए x, नंबर ऑफ मैन के लिए हम ले लेते हैं वेरिएबल x, और नंबर ऑफ डेज यानी कि जितने दिन प्रोविजन सस्टेन कर सकता है उसके लिए हम ले लेते हैं y। सो अगर यहां पर हमको कंपैरिजन करना है आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज, तो अगर गैरिसन के पास 30 डेज का प्रोविजन था तो हम 30 में से 5 माइनस कर देते हैं क्योंकि आफ्टर 5 डेज ही हमको कंपैरिजन करना है। सो इफ देर आर 120 men, the provision will last for 25 days, let's say. एंड अगर यहाँ पर 5 मोर मैन ज्वाइन और यहाँ पर नए नंबर ऑफ जो मैन हो जाते हैं वो 120 की जगह हो जाते हैं 125, तो हमको पता करना है कि ये जो गैरिसन है ये जो प्रोविजन है वो कितने दिन चल पाएगा। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे उतने कम डेज प्रोविजन चलेगा। तो आप देख रहे हो कि फिर से वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, मतलब इनवर्स वेरिएशन में। सो 120 इंटू 25 इज इक्वल टू हो गया 125 इंटू वाई। सो y की वैल्यू हम यहां पर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 1 जा 5 जा और
5 ज़ा 24 days. So if 5 more men join the group, तो ये जो प्रोविजन है वो 24 डेज के लिए लास्ट